नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम चिकित्सा लापरवाही पर बात करेंगे। इलाज के दौरान अगर डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसे चिकित्सा लापरवाही कहा जाता है। चिकित्सा लापरवाही भारत में एक गंभीर अपराध है, क्योंकि पेशेवरों को, डॉक्टरों को उनके क्षेत्र में विशेषज्ञ माना जाता है और किसी ऐसे में अगर मरीज को इलाज के दौरान नुकसान पहुंचता है तो ये गंभीर मामला बनता है। भरोसे की कभी क्षति होती है। एक डॉक्टर को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसकी लापरवाही से रोगी को सीधे नुकसान हो सकता है और ये जीवन और मृत्यु का मामला भी हो सकता है। देश में हर साल इलाज के दौरान मेडिकल इंजरी से 98,000 मौत हो रही हैं। एक और आंकड़ा देखें तो पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट में चिकित्सा के पेशे से जुड़े मुकदमों में 400% का इजाफा हुआ है। जाहिर है कि समस्या काफी गंभीर है। इन हालातों में सवाल ये है कि वाकई अस्पताल में अपने परिजन को भर्ती करके आम आदमी लाचार हो जाता है या फिर उसके भी कोई अधिकार हैं। स्वास्थ्य सेवा के उपभोक्ता होने के नाते हम देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून के तहत अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। हालांकि हमारे देश में पेशेंट राइट नाम का कोई कानून नहीं है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए काफी है। किसी भी मरीज के पास उसकी बीमारी को गोपनीय रखने का अधिकार भी हर मरीज के पास है। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि हर ऑपरेशन, सर्जरी के पहले मरीज परिजन को संभावित खतरे के बारे में पूरी जानकारी दे और उनसे सहमति पत्र पर दस्तखत भी ले ले। इस तरह के मरीजों के कई अधिकार हैं जो कि चिकित्सा लापरवाही मामले में काफी अहम है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता ऐश्वर्या सिन्हा। आप चिकित्सा लापरवाही से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका चिकित्सा लापरवाही से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है 012061279337। इसके अलावा 012061279338। इन नंबर्स पर कॉल करके आप चिकित्सा लापरवाही से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चिकित्सा लापरवाही से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको पहुंचाएंगे। इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ऐश्वर्या जी हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले ऐश्वर्या जी, आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि जो चिकित्सा लापरवाही है वो होती क्या है, किस तरह की इसकी डेफिनेशन है? देखिए, सबसे पहले लापरवाही क्या रही उस चीज को हमें डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है। लापरवाही में 3 स्टेजेस आते हैं। पहला है किसी की कोई जिम्मेदारी हो, दैट इज उसकी कोई ड्यूटी हो, उस ड्यूटी को करने में कुछ नाकामी हो रही हो या ब्रीच रहा हो और उस ब्रीच की वजह से कोई रिजल्ट में डैमेज हुआ हो। सो ये एक 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कोई भी नेग्लिजेंस का केस को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो वही चीज को आप मेडिकल नेग्लिजेंस में भी अगर आप उस ब्रॉड कैटेगरी में देखेंगे तो मेडिकल नेग्लिजेंस में डॉक्टर की जो ड्यूटी है उसको ड्यूटी करने में उसकी तरफ से जो कमी रही, उस कमी की वजह से किसी पेशेंट को कोई रिजल्टिंग डैमेज हुआ, तो ये एक सिंपल साधारण भाषा में मेडिकल नेग्लिजेंस के 3 बेसिक पिलर्स हैं जिसको हमको इस्टेब्लिश करना पड़ता है ताकि कोर्ट में मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में इसके बारे में चर्चा की है, जहां पे उन्होंने बताया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस किस लेवल तक आप उसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या केसेस, क्या क्या मेडिकल जर्नल्स पे रिलाई कर सकते हैं। सो इम्प्रॉपर अनस्किल्ड ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट कैन अमाउंट टू मेडिकल नेग्लिजेंस, सिंपली अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी इसकी कि क्या होती है चिकित्सक लापरवाही। अब अगर हम बात करें ऐश्वर्या जी, क्या चिकित्सा लापरवाही के लिए जो मुआवजे की मांग है वो मरीज कर सकता है? इसके पैमाने क्या है, वो किस तरह से पूरा जो प्रोसेस है वो क्या रहता है? जी देखिए, अंडर हमारे इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं है, बट कंज्यूमर राइट्स के लिए हमारा डेडिकेटेड कंज्यूमर एक्ट है, जिसके तहत हम डॉक्टर्स, मेडिकल मैल प्रैक्टिस, मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए हम केस का दावा कर सकते हैं। सिविल
लायबिलिटी के लिए क्लेम ऑफ डैमेजेस फाइल करने का हमारे पास राइट है। हमारे पास कंज्यूमर फोरम अप्रोच करने का रेमेडी अवेलेबल है, एंड उसके अलावा हम इसके डॉक्टर्स और उन सब के खिलाफ केसेस इंडिपेंडेंटली उनके प्रोफेशनल कंडक्ट को चैलेंज करते हुए में भी अलग से हमारे पास डालने का ऑप्शन है। तो अगर हम कंज्यूमर केस में फाइल करते हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले कि क्या मुआवजा हम डिमांड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा, स्टेट फोरम में जाएगा या नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाएगा। सो उसके लिए भी कंज्यूमर एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि एनी सर्विस जो एक डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे आप अगर वो नेग्लिजेंट पाया जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन क्या मुआवजा आप मांग रहे हैं उसके बेसिस पे आप डिफरेंट कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। वो अमाउंट के बेसिस पे आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए मैं बता दूं, 50 लाख तक का मुआवजा अगर माना जा रहा है देन वो जो कंप्लेनेंट है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता है। 50 लाख से 2 करोड़ तक का अगर मुआवजा मांगा जा रहा है तब वो स्टेट कमीशन जा सकता है, एंड अगर 2 करोड़ के अबव का मुआवजा मांगा जा रहा है तो वो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आ सकता है। सो ये 3 चीजें हैं जो सिविल लायबिलिटी के फॉर्म पे एक डैमेज क्लेम करने के लिए एक विक्टिम जो है अप्रोच कर सकता है डिफरेंट कंज्यूमर फोरम। ठीक है, अब ये सिद्ध कैसे किया जाए, क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि इलाज में लापरवाही हुई है, इसको कैसे कोई भी सिद्ध कर सकता है? किसी के साथ लापरवाही हुई है तो कैसे बताएगा इस बात को? देखिए, लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो आदमी दावा कर रहा है कि उसके साथ नेग्लिजेंस हुआ है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है प्रूफ करने का। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो केस दाखिल कर रहा है उसके ऊपर है कि ये नेग्लिजेंट मेरे साथ ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हुआ है जी। बना होगा, जैसे मैंने पहले 3 रिक्वायरमेंट बताई कि क्या ड्यूटी थी, क्या उस ड्यूटी का किस लेवल पे ब्रीच हुआ, दैट डॉक्टर ने जो भी एक्सेप्टेबल या प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं फॉलो किए, और वो नहीं फॉलो करने की वजह से किसी का मेजर डैमेज हो गया जी। सो ये 3 चीज को साबित करना, जिसमें मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की मदद लगेगी, मेडिकल जर्नल्स की मदद लगेगी, जो ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पेपर, कागज, प्रिस्क्रिप्शन, एडवाइस वो मिली है, वो चीज एक कंप्लेनेंट को इस्टेब्लिश करनी होगी कि ये जो चीजें हैं एक्सेप्टेबल जो प्रैक्टिस थी ये मेरे साथ नहीं हुई, इसी कारणवश मेरे पे ये रिजल्टिंग डैमेज हुआ, जिसकी वजह से मैं मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दाखिल कर रहा हूँ। So the burden of proof is on the complainant जिसने केस दाखिल किया। ठीक है, अब कितने तरह के जो चिकित्सा लापरवाही है अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने तरह की हो सकती है? क्या क्या इसके जो प्रारूप हैं वो क्या क्या हो सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहले हो गया रॉन्ग डायग्नोसिस कि कोई मरीज गया डॉक्टर के पास, उसका डायग्नोसिस गलत हुआ, तो वो एक इस्टेब्लिश हो गया कि उसका डायग्नोसिस गलत हुआ है, वो रॉन्ग डायग्नोसिस हो गया। दूसरा एक और कैटेगरी होता है डिले इन डायग्नोसिस। तो अगर किसी मेडिकल प्रोफेशनल ने, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मेडिकल इमरजेंसी होती है जहां पे समय बड़ा क्रिटिकल होता है, डिले होने से पेशेंट की हेल्थ और डिटेरियोरेट हो सकती है। तो अगर वो समय भी जरूर से ज्यादा लिया जिसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ फर्दर डिटेरियोरेट हो गई, तो डिले इन डायग्नोसिस भी एक मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ। तीसरा, एरर इन सर्जरी। अगर कोई सर्जरी या कुछ परफॉर्म होनी थी उसमें बेसिक प्रोटोकॉल, मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हुआ, जिसकी वजह से भी एक डैमेज पॉसिबल था या डैमेज हुआ, सो वो भी एक मेडिकल नेग्लिजेंस में क्वालिफाई कर सकती है। चौथा, अननेसेसरी सर्जरी। आप आए दिन ये इंस्टेंसेस सुनते होंगे जहां पे मेडिकल हॉस्पिटल अपने बिल्स इन्फ्लेट करती हैं, अपने जानबूझ के अपने बिल बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों के टेस्ट और ये सब प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी शायद जरूरत ही ना हो। तो अगर मेडिकल प्रोटोकॉल में ऐसे सिचुएशन में उसकी जरूरत भी नहीं, तब भी आपके साथ वो जबरदस्ती और फोर्स करके आपके ऊपर कोई अननेसेसरी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर किया गया है, तो वो भी मेडिकल नेग्लिजेंस के दायरे में आता है। लास्टली, एनेस्थीसिया देना, उसकी भी क्वांटिटी अगर ऊपर नीचे रहे
जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कतें आ सकती है जी। वो भी मेडिकल नेग्लिजेंस के ब्रॉड एम्बिट में माना जाएगा। ऐश्वर्या जी, अब आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जो चिकित्सा लापरवाही की जब हम बात करते हैं तो एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, किन हालातों में और किन धाराओं के तहत एफआईआर उसमें दर्ज होता है? क्या मतलब कोई भी जो आम व्यक्ति है उसके पास क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो किन धाराओं की वो सहायता ले सकता है? जी, जैसे मैंने पहले बताया, सिविल लायबिलिटी के लिए एक पेशेंट के पास या एक कंप्लेनेंट के पास जो रेमेडीज है सिविल लायबिलिटी, वैसे क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए भी देयर आर इनफ प्रोटेक्शन हमारे कोड के अंदर, हमारे क्रिमिनल कोड के अंदर, जो एक अग्रीव्ड पर्सन इनिशिएट कर सकता है। हमारे इंडियन पीनल कोड में 2-3 प्रोविजंस हैं जो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर चीज को डील करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा 304A ऑफ आईपीसी। मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपके व्यूअर्स के लिए। इफ अ पर्सन कमिट्स अ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट which amounts to culpable homicide, then the person will be punished with imprisonment for a term of which may extend to 2 years or with fine or both. So, simple language में किसी आदमी या किसी मेडिकल प्रोफेशनल की वजह से उसके रैश या इररिस्पॉन्सिबल एक्ट या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो 304A आईपीसी का केस स्ट्रेट अवे बनता है। उसके बाद 337 और 338 आईपीसी वो कहता है इफ अ पर्सन कमिट्स अ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ड्यू टू विच ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स गेट थ्रेटन्ड, द पर्सन विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और फाइन और बोथ। सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी के एक्शन से किसी को हार्म पहुंच सकता है या किसी के नेग्लिजेंट बिहेवियर से या नेग्लिजेंट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से किसी को हार्म पहुंचने का स्कोप है तो 337 धारा आईपीसी के भी हम खिलाफ को यूज करते हुए एप्लीकेशन और एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो ये 2 प्रोविजंस हैं जो क्लियरली हमारे कंप्लेनेंट्स को प्रोटेक्ट करती हैं एंड जो भी अग्रीड पर्सन हो वो एफआईआर दाखिल कर सकता है ये 2 प्रोविजन का लाभ उठाते हुए। ठीक है, अब चिकित्सा लापरवाही के लिए अगर हम बात करें, जो दोषी डॉक्टर होते हैं उसको कितनी आपराधिक सजा मिल सकती है? देखिए, क्रिमिनल लायबिलिटी में जैसे मैंने बताया आपको 2 years तक का जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, दैट इज जो 304A में है। दूसरा, मेडिकल काउंसिल के हम मूव कर सकते हैं और उनका लाइसेंस को रद्द कराया जा सकता है, उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट कराया जा सकता है ताकि उनका लाइसेंस फिर से ना रहे। तो ये 2 रेमेडीज तो स्ट्रेट अवे हैं। जो क्रिमिनल लायबिलिटी मैंने जैसे अभी ऊपर बताया आपको कि 2 साल की जेल और सजा और फाइन दोनों है। फाइन कुड ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन जस्ट टू बेनिफिट द अग्रीड पर्सन। ओके, अगर हमें लगे अस्पताल वालों ने ज्यादा बिल बना लिया है, अमूमन ये देखने को मिलता है, आपने भी इस बात का जिक्र किया, तो क्या कदम उठाया जाना चाहिए? सबसे पहले किसी भी जो व्यक्ति है, कोई भी शिकायत करता है, उसका क्या फर्ज है कि वो सबसे पहले क्या करे अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो रेट्स प्रिस्क्राइब होती हैं सरकार द्वारा, स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल में। अमूमन कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट और ऑर्डर्स पास किए हुए हैं, अमटीन नंबर ऑफ जजमेंट, जहां पे उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ है कि ये जो सारे प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं इनका इन्फ्लेटेड ना चार्ज किया जाए। बट हम आए दिन ऐसा इंस्टेंसेस सुनने में हमें मिलता है कि यहाँ पे इन्होंने रेट्स इन्फ्लेट करा के दिए हैं, हॉस्पिटल ने गैर जिम्मेदारी से काम किया। तो यहाँ पे खाली डॉक्टर की गलती नहीं हुई, यहाँ हॉस्पिटल भी लायबल हुआ। सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो एक अग्रीव्ड आदमी मूव कर सकता है डॉक्टर के खिलाफ, वो इन एडिशन टू हॉस्पिटल के खिलाफ भी मूव कर सकता है डैमेज और कॉम्पनसेशन मांगते हुए, क्योंकि दवाई महंगी बेचने में खाली डॉक्टर का हाथ नहीं है, उसमें हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व है, बिकॉज उन्हें वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने इन्फ्लेटेड अमाउंट में ये सारे दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी है, ये पूरा नेक्सस है। एंड इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने कई बार इस पे नोटिफिकेशन भी निकाली है कि ये जो जहां हॉस्पिटल्स में ओवरचार्जिंग हो रही है उस पर सरप्राइज चेक्स हुए हैं, जहां पे भी ये चीज हुई है वहां पे उन हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने के लिए उन्हें स्टॉप कॉज भी इशू किया है। तो ये सारी कार्रवाई, तो इन एडिशन टू द डॉक्टर, हॉस्पिटल ऑल्सो बिकम्स लायबल बिकॉज हॉस्पिटल की ही देखरेख में, उसकी निगरानी के अंदर ही
कोई हॉस्पिटल महंगी दवाइयां महंगी ट्रीटमेंट बेच रहा है। ठीक है, अब दवाइयों की जब आप बात कर रहे हैं तो ऐश्वर्या जी, अस्पतालों में अगर दवाइयां ही उपलब्ध ना हो पाए, दवाएं ही ना मिले, तो फिर क्या किया जाए? कई बार होता है तो बाहर से दवाई ले मैंने लीजिए। ऊपर आपको हाँ। अभी जी इन एडिशन जो मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल तो लायबल रहा ही, हम्म। हॉस्पिटल के खिलाफ इंडिपेंडेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में भी कंप्लेन की जाती है, जहां पे उस हॉस्पिटल के बारे में उसका इररिस्पॉन्सिबल, उसकी लैक ऑफ कीपिंग द रिक्वायर्ड मेडिसिन, जिसकी वजह से उन्हीं के हॉस्पिटल द्वारा ट्रीटमेंट के देते हुए पेशेंट का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वो डीजीएचएस एक अथॉरिटी, एक संस्था है जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट दी हॉस्पिटल, बताते हुए कि ये ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब हुई और ये जरूरी मेडिसिन और जरूरी ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीजें लगती हैं वो उस हॉस्पिटल के पास उपलब्ध नहीं। ठीक है, क्या चिकित्सा लापरवाही के मामलों की शिकायत उपभोक्ता न्यायालयों में भी दर्ज कराई जा सकती है? इसका पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होता है? आपकी आवाज कटती है, एक बार फिर से बोलेंगे? जो भी शिकायतें होती हैं, क्या वो उपभोक्ता न्यायालयों में भी दर्ज कराई जा सकती हैं चिकित्सा लापरवाही से जुड़ी हुई? इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जी, जैसा मैंने बताया आपको, कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता न्यायालय हुआ, जिसमें 3 स्टेजेस हुए, जैसे मैंने भी पहले 50 लाख तक का मुआवजा मांग रहे हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन हुआ, 50 से 2 करोड़ स्टेट कमीशन एंड 2 करोड़ एंड अबव नेशनल कमीशन। ऐश्वर्या जी, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड जो एथिक्स एक्ट है 2002, वो क्या है? जी देखिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स रेगुलेशन बनाए हैं डॉक्टर्स के प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट एंड एथिक्स को रेगुलेट करने के लिए। उसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मैं आपके दर्शकों के लिए रीड आउट करना चाहूंगा। कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, ड्यूटीज ऑफ फिजिशियंस टू देयर पेशेंट्स, ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन इन कंसल्टेशन, responsibilities of physician to each other, duties of physician to the public and to the paramedic profession, unethical acts and misconduct। So हर डॉक्टर को ये सारे गाइडलाइंस, ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट से गवर्न होना होता है। तो जैसा मैं पहले आपको बता रहा था कि कोई पेशेंट अगर इसके साथ अगर जाती हुई और वो केस फाइल करना चाह रहा है तो डॉक्टर के खिलाफ, तो उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि डॉक्टर ने ये सारे चीजें, जो मेडिकल एथिक्स है, जो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब है, वो नहीं फॉलो किया है या उसमें कमी रही है फॉलो करने में, तो उसको इन एस्टैब्लिश्ड जो कोड्स हैं और रेगुलेशंस हैं, इसकी सहायता लेनी पड़ेगी टू एस्टैब्लिश दिस केस इन द कोर्ट। जी ठीक है, अब अगर हम बात करें MRTP एक्ट जो है वो कहता है कि 1969 में इस कानून के तहत दवा विक्रेताओं के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो होनी चाहिए। अब इसके अनेक प्रावधानों के तहत आपको कोई भी अस्पताल वहीं से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इस कानून के बारे में भी बताइए। MRTP एक्ट अब रिपील हो गया। MRTP एक्ट अब एग्जिस्टेंस में है नहीं, तो MRTP एक्ट का कोई प्रोविजन, कोई उसका चीज अब आज की डेट में कोई मायने नहीं है, क्योंकि MRTP एक्ट रिपील हो चुका है, तो वो एक्ट एग्जिस्टेंस में है नहीं। ऐश्वर्या जी, एक और बड़ा अहम सवाल है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरीज की मौत के लिए हमेशा डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि डॉक्टर पर जो दायित्व है वो तभी आएगा जब डॉक्टर के पास अपेक्षित कौशल नहीं होगा या फिर डॉक्टर ने कौशल का जो इस्तेमाल है क्षमता के हिसाब से नहीं किया गया होगा। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये होल्ड किया कि एक डॉक्टर अपने मेडिकल एक्सपीरियंस और अपने ओवर द इयर्स जो उसने अक्वायर की है अपनी पढ़ाई से, वो एक ब्रांच के स्टडी के अंदर जो प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब है उसको उसने अगर फॉलो किया, उसको फॉलो करने या में 2 ओपिनियन भी अगर हो सकते हैं। बिकॉज देखिए, जैसे हम लॉयर्स हैं, एक पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के हमारे 2 ओपिनियन हो सकते हैं। कभी वो एक ओपिनियन काम किसी के लाभ में आ जाए, कई बार वो नहीं काम करता। तो सिमिलरली डॉक्टर के प्रोफेशन में भी अनटिल अनलेस वो क्वालिफाइड ना हो या उसने मेडिकल जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किया, अगर उसके नजरिए में उसने पूरा मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो किया, उसका जो भी स्टैंडर्ड था उसने अटमोस्ट केयर फॉलो की, एंड उसके रिजल्ट में अगर फिर भी किसी की वो जान ना बचा सका या डेथ हो गई, तो ब्लेम उसके ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज उसने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन और अपने
एक्सपीरियंस जो इतने साल से गेन करके उसने फॉलो किया। अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि वो जो है उसने अपना प्रोटोकॉल या अपने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को ठीक से मीट नहीं किया, ओनली देन लायबिलिटी उसके ऊपर आती है। सिंपल सी है, एक लाइन है उस जजमेंट में जो कहता है कि सिंपल लैक ऑफ केयर या एरर ऑफ जजमेंट या एक्सीडेंट इज नॉट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। आई विल रिपीट, लैक ऑफ केयर, एरर ऑफ जजमेंट और एन एक्सीडेंट जी इज नॉट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। ओके। सो अगर ये चीज हुई है अपना वो ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, जिसकी वजह से किसी के साथ अनफॉर्चुनेट घटना घटित होती है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नेग्लिजेंट हो गया। जी बिल्कुल, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बताया कि किस तरह से जो चिकित्सक लापरवाही है उसके अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के प्रावधान आखिरकार क्या है और उपभोक्ता के क्या कानूनी अधिकार हैं उसके बारे में जानकारी दी। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।